आज के शो में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क, अमरीका ईरान कशीदगी, तवानाई, तिजारत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, संगीन खदशात। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल, आलमी मईशत पर मुमकिन असरात, अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त नाकाम बनाने के लिए इजरायली साजिशें बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो ईरान अमरीका जो कशीदगी है ये क्या रुख अख्तियार कर सकती है, यकीनी तौर पे इसके मईशत के ऊपर, आलमी अमन के ऊपर, जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या, और ख़ास तौर पर एनर्जी चेन के ऊपर, जो एनर्जी सप्लाई चेन है उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आलमी सतह पर। द वर्ल्ड इज़ ऑन द एज, यानी इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक कंसर्न है, एक हैजान है, एक कियोस की कैफियत है कि आगे क्या टर्न अराउंड होता है इस कशीदगी का। और सबसे बड़ा जो खदशा इस वक्त है वो ये कि क्या ये एक फुल फ्लैज वॉर में दोबारा से कन्वर्ट हो सकता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुका है। उसने आज फिर कहा है कि अमरीका ईरान जो मुफाहमती याददाश्त है वो एक काबिल अमल फ्रेमवर्क है, और पाकिस्तान आज भी अपना मौक़िफ़ अपनाता है कि अमन ही वाहिद रास्ता है। इन दोनों ममालिक या दुनिया में किसी मसले का जो हल है वो अमन है। और पाकिस्तान कहता है कि इससे पहले वाला मौक़िफ़ भी और आज भी इसी रोशनी में पाकिस्तान चाहता है कि ये मामलात बाहमी ताउन और अमन के साथ जो है, अमन व सलामती के साथ जो है वो हल हो। लेकिन अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ती हुई इसके असरात आलमी मार्केट्स पर आना शुरू हो गए। हमने देखा है कि तकरीबन 1% का इजाफा ऑयल के फ्यूचर्स में हुआ है। $85 के आसपास ऑयल फ्यूचर्स नजर आए, जबकि $80 पर तकरीबन हमने देखा जो स्पॉट रेट था वो थोड़ी देर पहले तक हमें नजर आया। ऑलमोस्ट 1.09% का इजाफा इसमें हम देख सकते हैं। तो जो एक जिसे कहा जाए कि कंसर्न है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं या एप्रीहेंशंस हैं कि आया मुस्तकबिल क्या होगा, ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ऐलान कर चुका है कि वो अपने जो ब्लॉकेट करेगा और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान कर चुका है। और दूसरी तरफ ये भी इत्तलात कुछ देर पहले तक के ईरान की तरफ से ये हिदायत जारी की गई है हुतीज़ को कि वो रेड सी को बंद करें। तो ये फ़िलहाल एनर्जी सप्लाईज़ के हवाले से, ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के हवाले से कोई अच्छी ख़बरें आलमी मार्केट से नहीं आ रही हैं। तो यकीनी तौर पर इन तमाम चीज़ों का असर क्या होगा, ये तमाम सवालात, और क्या ये एक फुल फ्लैज वॉर की तरफ मामला खुदा न खासा जा रहे हैं। मेजर जनरल डाइट समरेश साले साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। समरेश साहब खुशामदीद कहते हुए, समरेश साहब कितना कंसर्न है कि क्या ये एक टेम्पररी फ्लेयर है जो अभी हमें नजर आया, या इट कैन टर्न इनटू अ फुल फ्लैज वॉर? आपको क्या लगता है समरेश साहब? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एमओयू जो है वो उसका और सीज फायर ब्रेक हुआ और दोबारा से लड़ाई शुरू है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक टेम्परेरी फेज है, और ये मैं नहीं समझता कि फुल फ्लैज वॉर में ये चीजें जाएंगी। ऑल्दो कई ऐसी इंडिकेशन आना शुरू हुई है विच आर वरीसम। एक तरफ तो जेडी वैंस ने आज स्टेटमेंट दी है कि इजराइल ने इन्वेस्ट किया ये जो पीस प्रोसेस को स्कटल करने के लिए ईरान और यूएस का जो था। ये वो बातें हैं जो कि नजर आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका में भी बड़े सीरियस फिशर्स क्रिएट हो रहे हैं, और इसी तरीके से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, विद इन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी फिशर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जस्ट मेक्स सिचुएशन वेरी एक्सप्लोसिव। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, अभी मैं देख रहा था कि इजराइल ने वार्न किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ईरानियंस आर मेकिंग अ प्लान प्रेसिडेंट ट्रंप की असैसिनेशन के लिए। तो ये वो जो शुगूक व शुबहात हैं जो कि एक डिजास्टरस सिचुएशन में लीड कर सकती हैं। अगर हम ये मतलब अगर ये बात आप मान लें कि इजराइल इज प्लेइंग डर्टी और वो एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है, तो क्या ये हमें देखना होगा कि क्या ये मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो, करवाए इजराइल और इल्जाम लगे ईरान के ऊपर। तो ये वो चीजें हैं जो मेरे नजदीक परेशान कुन है। इन सिचुएशन में से ऐसी की सिचुएशन निकल सकती है जो फुल फ्लैज वॉर की तरफ चली जाए या बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हों। अदरवाइज अगर ये आपने शुरू में कहा कि ये आपको लगता है कि एक टेम्पररी फेज है, तो इसका लेकिन अभी तक तो हमने देखा था कि मार्केट्स काम थी, लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट्स भी नर्वस हो गई हैं। ऑयल मार्केट्स में 1% का इजाफा फ्यूचर्स में हुआ है, स्पॉट रेट बढ़ा है।
और फिर ये भी इत्तलात आई कि हूतीस को यमन में ईरान ने हिदायत दी है कि वो रेड सी का जो है वो जो सप्लाई चेन है उसको भी डिस्टर्ब करे अगर इन केस अमेरिका उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर को टारगेट करता है। तो ये कितना कंसर्निंग है, खासतौर पे जो इसका इम्पैक्ट है अब मार्केट्स में आना शुरू हो गया है और केओस जो नज़र आ रहा है ऑयल मार्केट में। देखिए ये तो एंटिसिपेटेड था कि और अमेरिका ने ये जंग करके ईरान के हाथ में एक ऐसा लेवरेज दे दिया है और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का कि वो जब उससे चाहे क्लोज कर सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो बंद रहा पिछले फेज में, उसने दुनिया की जो ऑयल सप्लाई चेन है उसको बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया। आज बातचीत जो है वो बाबल मंदब की भी हो रही है कि उसको भी शायद हूतीस जो है वो बंद कर दें। तो इस वक्त लेवरेजेस जो ईरान के हाथ में है, एक तरफ तो अमेरिका के पास एक माइट है, एक उसके पास मिलिट्री पावर है जिससे वो चीज़ों को तहस से नहस कर सकता है, लेकिन कन्वर्सली ईरान के पास भी ऐसे लेवरेजेस हैं कि वो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको चोक कर सकता है। तो इस सारी सिचुएशन में अमेरिका इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड एजिटेटेड और मेरी असेसमेंट में ईरानियन आर थ्रू देयर एक्शंस आर राइडिंग द नर्व्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप की बातचीत से ऐसा नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड और एंशियस है। साथ ही साथ जेडी वैंस ने आज कुछ और स्टेटमेंट्स भी दी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी इजराइल और ये जो एपस्टीन था उसका राब्ता था इजराइल के साथ और अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और एपस्टीन केस को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। अब ये वो चीजें जो नजर आ रहा है कि इनके अपने विद इन देयर ओन सिस्टम जो है वो फिशर्स आ रहे हैं। जेडी वैंस ने ये भी कहा है कि हम जो ईरानियन लोग हैं उनका अपना बिजनेस है कि वो अपनी रजीम चेंज करना चाहते हैं, हम जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड किसी सूरत नहीं भेजेंगे कि हम 1.5 लाख लोगों को एक्सपोज करें, वो काम करने के लिए जो ईरानियंस ने खुद करना है। तो ये बहुत सीरियस कंट्रडिक्शन आ रही हैं जो कि तो ये अच्छा साइन है ये जो फ्लिकर्स आना जो इंटरनल आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये कंसर्निंग है क्योंकि ये अगर इंटरनली डिस्प्यूट्स है विद इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन तो ये इस जंग के हवाले से उस जंग की जो प्रोलॉन्गनेस है उस हवाले से क्या इसका इम्पैक्ट है? देखिए एक तरफ तो ये मेरा ख्याल है इट शोज वीकनेस ऑफ द यूएस, क्योंकि जब तक ये कोहियत नहीं होगी उनके बयानात में और उनके एक्शंस में जरानगत नहीं होगी तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि आपकी बात सही है कि अगर ये एक क्यास क्रिएट हो जाता है इसी कंफ्यूजन में और कोई और पार्टी उसका फायदा उठा लेती है तो देन दिस सिचुएशन कैन बिकम वेरी एक्सप्लोसिव। अच्छा समझा, हमारे दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ आया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसकी बात भी की और ईरान अमेरिका जो याददाश्त है मुफाहमती उसको एक काबिल अमल फ्रेमवर्क का है और वो कहते हैं कि अभी भी वो मौसर है। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि वो मौसर है अभी और काबिल अमल भी है मौजूदा हालात में? प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिएगा सर। हमने दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के जो ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त है ये इस वक्त भी मौसर है। क्या आपके नज़दीक ये मौसर है या ये गैर मौसर गैर फाल हो चुका है अभी? देखिए जिस तरीके से लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई है तो मैं तो मौसर नहीं इसे समझता, लेकिन ये कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि ये इस टेम्परेरी फेज के बाद हो सकता है कि वो दोबारा रिवर्ट कर दें इसी के स्टेटस पे, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एमओयू इस वक्त तो जाहिर है इट इज हेल्ड इन अबेयंस, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे और जो सीज फायर उसके कॉन्सिक्वेंस में आया था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी टू से कि एमओयू अभी भी जो है वो मौसर है। सही। और इसका आप क्योंकि हम जिस तरह हमने कहा ना कि एज पर है पूरी दुनिया, तो जो इसके पाकिस्तान पे माशी असरात हमारे पास बफर नहीं है, बफर स्टॉक नहीं है, जो जिसे कहा जाए शॉक ऑब्जर्वर्स नहीं है, जो हमारा हम एक्सपोज है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वल्नरेबिलिटी कोई भी होती है कमोडिटीज़ में तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारी मईशत पे और हमारे इफेक्टिवली आवाम पर हाउस होल्ड पे इम्पैक्ट आता है। तो ऑलरेडी बड़े वनरेबल हैं हम अपनी एनर्जी शॉक्स के हवाले से। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा कुछ आगे वार्निंग अहेड का साइन होना चाहिए आगे? क्या आपको क्वेश्चन नजर आता है? देखिए पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो बहुत फ्रेजाइल है। हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत लो है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा कंट्री है जिसके अपने रिजर्व्स हैं वो तो डेफिनेटली इन चैलेंजेस को लंबे अरसे के लिए सस्टेन कर सकेगा। पाकिस्तान का तो मैं यहाँ तक आज देख रहा था कि गवर्नमेंट सोच रही है कि डेली बेसिस पे ऑयल की प्राइसेस को फ्लक्चुएट किया जाए, पहले वीकली बेसिस पे कर रहे थे। तो दैट शोज के हमारे सिस्टम में पैनिक के सेटिंग इन
और वो लॉजिकल भी है क्योंकि ना हमारे पास इतना सरमाया है, ना हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं, तो मे बी वी स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन डे टू डे बेसिस। सो आई होप सो, और मुझे ये उम्मीद है कि सेंस विल प्रिवेल और ये बहुत सूनर और लेटर ये दे विल रिवर्ट बैक टू MOU और ये सीज फायर दोबारा होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो डेफिनेटली बीइंग नॉट अ वेरी रिच लेकिन समझ भी बताइए कि जो इस पर हमारी एडवर्सरीज है, इंडिया है, वो हमारा यानी जो किरदार है MOU के हवाले से जो हमने अदा किया उस पर तनकीद का निशाना में पहले बना रहे थे या मजाक उड़ाने के लिए, उनके पास कुछ था नहीं। लेकिन अगर ये शॉर्ट लिव्ड होता है तो क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो पोजीशनिंग है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है परसेप्शन पे कि पाकिस्तान हैज़ फेल टू अचीव द पीस जो वो पाकिस्तान वाज टारगेटिंग या ऑब्जेक्टिव जो थे, अगर ये शॉर्ट लिव्ड रहता है या MOU? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये दे विल रिवर्ट बैक, ये हो जाएगा। देखिए ये तो टेम्परेरी फेज है, इसकी बेस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स की थी वो सारी जाया हो गई हैं। वो एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ये कि उससे एक एब्रेशन आते, एक टेंजेंट के ऊपर चीजें मूव कर रही हैं, थिंग्स विल रिवर्ट बैक टू दैट फ्रेमवर्क। तो मेरा नहीं ख्याल कि एवरीथिंग इज बीइंग वॉश्ड अवे, ये टेम्परेरी फेज है, दिस विल पास और दोबारा से आपकी वही वैल्यू होगी जो पहले थी। अच्छा, और हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, समरे साहब भी साथ प्रोग्राम में मौजूद है। डॉक्टर जमील साहब खुशामदीद कहेंगे, क्या आपको लगता है इस्लामाबाद, याददाश्त अमेरिका, ईरान इस वक्त भी मौसर और काबिल अमल है या हालात काफ़ी कशीदा हो गए, क्या आपको लगता है जमील साहब? यही एक रोड मैप है और यही एक डॉक्यूमेंट है इस वक्त जो कि दुनिया को तकालीफ से बचा सकता है, माशी तकालीफ से। क्योंकि अभी दुनिया पिछले जो 107 दिन के लिए हरमुस बंद होता रहा, उस दौरान में ही जो सप्लाई डिसरप्शन हुई है उसी से दुनिया रिकवर नहीं कर सकी है। यानी कि जो फ्यूल शॉर्टेज हुई है और जो रिजर्व्स खर्च हुए हैं वो रिजर्व भी पूरा नहीं हो सके। अगर ये दोबारा जिस तरह के हरमुस बंद हुआ है, स्टेट ऑफ हरमुस, और ये अगर बंद रहा तो दुनिया के रिजर्व तो 90 डेज के होते हैं एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन, और इवन अमेरिका के 174 दिन का है जिसमें से वो 3/4 खर्च कर चुके हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इस जंग को जारी रखें। इसके बहुत सारे ऐसे पूरी दुनिया पे मजमरात हैं, रीजन पर तो हैं ही, ईरान पर तो हैं ही, ठीक है, 35 अफराद शहीद हो गए हैं, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, एस्कालेट होता जा रहा है। लेकिन ये एस्कालेट हो रहा है कैलिब्रेटेड, जितना अटैक आ रहा है उतना ही अटैक वापस जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान उससे ज्यादा नहीं कर रहा है। धमकी दी गई है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पुल उड़ा दिए जाएंगे, पावर हाउस, तो इधर से भी ईरान से भी धमकी आ गई है। तो फिर खलीजी रियासत के इलाके में, रियासतों के इलाके में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। और आज कुवैत पर कोई 17% उनकी जो ऑयल एंड गैस है उस पर दोबारा हमला हुआ है, जिससे कुछ 17% उसमें डैमेज हुआ है। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट हुए थे, इस दफा भी ईरान का है। उसमें एक ईरान के लिए नुकसानदेह बात यह है कि खलीजी ममालिक पिछली दफा तो काफी रिस्ट्रेंट का उन्होंने मुजाहरा किया, क्योंकि उनको पता था कि कास्ट ऑफ रिस्ट्रेंट इज मच लोअर देन द कास्ट ऑफ रिटेलिएशन। इस दफा दोबारा उसको इजराइल भड़काएगा, दोबारा अमेरिका की तरफ से प्रेशर आएगा खलीजी रियासतों पर कि वो मिल जाएं, उनके साथ जुड़ जाएं, अमेरिका और इजराइल के साथ। लेकिन खलीजी रियासतों को पता है कि अगर वो अमेरिका के साथ तो शायद साइड उनको थोड़ी मदद कर दें, लेकिन इजराइल के साथ उन्होंने किया तो उनकी अपनी आबादी जो कि बहुत कंट्रोल में है, उनमें से इम्प्लोजन शुरू हो जाएगी, उनमें से इख्तलाफात शुरू। लेकिन डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि आप कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट लिव्ड फ्लेयर है, ये जो अभी नजर आ रहा है हमें कशीदगी का, या क्या ये परसिस्ट कर सकता है या एक फुल फ्लैज वॉर में कन्वर्ट हो सकता है? क्या आपको नजर आता है जमील साहब? मुतअम्मिल नहीं हो सकती ना, दोनों पार्टीज नहीं हो सकती ना, अमेरिका मुतअम्मिल हो सकता है ना ईरान मुतअम्मिल हो सकता है। लिहाजा इसका एक कुदरती सा जवाब ये है कि ये क्योंकि मुतअम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए इट कैन नॉट बी अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर हुई तो फिर तो दुनिया चली जाएगी डिप्रेशन की तरफ। और आज आपने देख लिया कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर करने की तो कोशिश की जा रही है ना। इजराइल की तरफ से जेडी वैंस ने तो सारा काला चिट्ठा सामने रख दिया आज एक पॉडकास्ट में, और इस पॉडकास्ट में उन्होंने कह दिया कि इजराइल जो है वो ड्रिल इसको कर रहा है, मैसिव फंडिंग कर रहा है,
उसने रिपब्लिकन में से अपने आदमी तोड़े हैं, उनको 1.5 मिलियन तो एक शख्स को उन्होंने बताया कि दिया जा रहा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप का चीफ कैंपेनर था। तो मेरा मकसद ये है कि वो तो इजरायली लॉबी वहां पहले से मौजूद है, और अब क्योंकि फंडिंग बहुत तेजी से ज्यादा शुरू हो गई है कि जेडी वेंस जो कि एक शख्स इसके हामी था, इसके डायलॉग के और टॉक्स के, तो वो उसके खिलाफ पूरा कैंपेन शुरू कर दिया और आज वो फट पड़ा इस मामले में। तो यही कोई जो पहले से एक डिफरेंसेस हैं, और वहाँ यूथ और जेनजी पहले ही इस मामले में बहुत खिलाफ है जंग के, और उन्होंने इस चीज का मुजाहरा भी किया। और अगर ये महंगाई जिस तरह हुई थी अभी थोड़ी सी, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला तो थोड़ा फर्क पड़ा वहां अमेरिका में, अगर दोबारा उसी सूरत पे महंगाई अगर शुरू हो गई, आज जो नंबर्स आए रिपोर्ट में लेटेस्ट ही जानी नुकसान के अलावा अमेरिका को इस जंग में तकरीबन 150 अरब डॉलर कहा गया कि जो है वो जो तकरीबन ऑलमोस्ट 400 खरब रुपए से ज़्यादा की 416 खरब 83 अरब रुपए बनती है, वैसे 150 अरब डॉलर्स बनती है। तो वो जो इंटरनली जो पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरह आपने कहा कि, और हम जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, कि इंटरनल फिशेस भी नज़र आ रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो माशी सूरत हाल पे इस जंग के इम्पैक्ट हैं, वो आप कैसे रीड करते हैं इंटरनल इन द यूएस इकोनॉमी, और जो वहां की पब्लिक है उनकी पल्स क्या है जमील साहब? जी हाँ, इस वक्त जो हमारे माशियात ने बता दिया है कि 2.9% जो है जीडीपी में एक रिडक्शन आ जाएगी, और वहाँ इन्फ्लेशन तो वैसे ही अमेरिका में शुरू हो गई है। अमेरिका में महंगाई तो पहले भी मसनूई तौर पे थोड़ा सी डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल किया है, वो भी जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है दोबारा, और उसके बाद अगर चंद दिन और 2, 4, 10, 15 दिन और रह गया तो उसी तरफ महंगाई वापस आ जाएगी, तो उसमें बॉटम्स अप प्रेशर पड़ेगा। जो प्रेशर पहले पड़ा था वो दोबारा मजीद जोर के साथ उभरेगा, और जब वो उभरेगा तो फिर उनको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन में जो नविश्ता दीवार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर हारना है, और जब हारना है तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी होगी। इम्पीचमेंट के बाद डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि हम प्रोसिक्यूट भी करेंगे, तो ये तमाम चीज़ों का वो मुतहम्मिल नहीं है। ये तो बात रही पॉलिटिकल साइड की। पॉलिटिकल साइड पर 3.2 बिलियन का जो इजराइल को एक वो देना चाहते थे, मदद करना चाहते थे, वो डेमोक्रेट्स भी उसमें खड़े हो गए, और रिपब्लिकन्स भी कुछ ने भी उसकी कुछ मुखालफत की, वो अप्रूव नहीं हो सका, हालांकि पहले वो अप्रूव होते रहे हैं। इसी तरीके से अब जो इजरायली लॉबी के खिलाफ एक अमेरिका में एक लहर दौड़ी है, जिसकी वजह से इजराइल को इतनी ज्यादा कैंपेनिंग दोबारा शुरू करनी पड़ी है, जिसका जिक्र जेडी वेंस ने कर दिया, तो उससे मालूम होता है कि अमेरिकन पॉलिटिकल जो माहौल है वो भी काफी डिवाइडेड सा नजर आ रहा है। तो इन तमाम चीजों का अगर अहाता करें तो जवाब यही निकलता है कि अमेरिका पॉलिटिकली या अमेरिका इकोनॉमिकली वो इस चीज का मुतमिल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमें पता है कि 90 मिनट्स तक तो आज सुबह को सिर्फ अटैक करता रहा है अमेरिका, और उसमें नुकसान भी हुए हैं। उसका जवाब तुर्की मिल गया कुवैत में और बेसेज में। और अच्छा, इससे पहले कि इसकी मजीद इम्प्लीकेशंस पे जल्दी बात करें, समरी साहब से भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। समरी साहब ये फरमाएंगे कि जो हम रिसेंट बात हो रही थी कि हमें किस तरह अपनी, क्योंकि एक पैनिक सा क्रिएट हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, यहाँ पर भी कि हमारे ऑयल स्टॉक्स कितने रह गए हैं, 15 दिन के रह गए हैं, तो 20 दिन के रह गए हैं, पेट्रोलियम कंपनीज OMCs कंसर्निंग सिचुएशन है। तो ये आपको लगता है कि इसमें हम पाकिस्तान में हमने देखा है हिस्टोरिकली कि एक बाकायदा पैनिक बाइंग होती है, और फिर एक बाकायदा होल्डर्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें कैसे मैनेज करना है? अभी जो एक आध दिन जो कशीदगी आई है, ये टेम्परेरी है या ये परसिस्ट करती है, जो भी सिचुएशन रहती है, लेकिन वी हैव टू मैनेज इंटरनल डायनामिक्स, वो कैसे मैनेज करने चाहिए आपके नज़दीक समरी साहब? और मैं एग्री करूंगा दूसरे पैनलिस्ट से कि अमेरिका मुतहम्मिल नहीं हो सकता लंबी जंग का। सही। अगर उनका हाउस इज इन डिसअरे, अगर उनके फाइनेंशियल लॉसेस इतने बड़े हुए हैं, उनकी इकोनॉमी इज इन ट्रबल, उसके दुश्मनों को फेवर करेगा अमेरिका के अगर अमेरिका ने लंबी इस जंग को लंबा किया, तो दोनों इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सो दैट इज आई वुड से कि सिल्वर लाइनिंग के शायद ये बहुत जल्द रिवर्ट कर जाए। उसी में जाहिर है पाकिस्तान का भी भला है। जब तक ये चल रहा है टेम्परेरी फेज, तो ओनली वे टू कंट्रोल पैनिक बाइंग और उस तरह की चीजें हैं कि स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी लीडरशिप की, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो तसलसल से हों और बहुत क्लियर हों।
अगर नॉर्मली ये होता है कि एक कुछ और कह रहा होता है, दूसरा कुछ और कह रहा होता है। जी। अब यही आज की जो खबर थी जो मेरी नजर से गुजरी है कि पाकिस्तान में भी रिजॉर्टिंग टू डेली रिव्यू ऑफ ऑयल प्राइसेस, जी या तो फिर पैनिक सेट इन करता है और लोग जाके पैनिक बाइंग करते हैं और प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है कम होने से। सो वी कैन फोर्सी इस तरह के मसाइल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता ये जंग लंबी होती है तो पाकिस्तान उन कंट्रीज में होगा जो बहुत फेयरली इफेक्ट होंगे इकोनॉमिकली इस जंग से। तो हमें बड़ा इफेक्टिवली मैनेज करना होगा। लेकिन सबसे साहब, हमारी जो हिस्टोरिकली हमने मैनेज किया है उससे पहले आपको लगता है, आर यू होपफुल कि हम कर पाएंगे इसको मैनेज सही तरह? क्योंकि ये बड़ा एक आज जैसे ये आया कि 15 दिन का स्टॉक है, तो ये बड़ी क्योटिक सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इससे पास्ट में भी जब इस तरह की सिचुएशन बनी है तो आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट्स इस तरह की आई जिन्होंने पैनिक सेट इन किया और आपकी लाइनें लग गई आपके फ्यूल स्टेशन पे। और फिर डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज होती है। तो चूंकि यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि हमारे जो 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 सेगमेंट्स हैं हमारी गवर्नर्स के, वहाँ पे कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड शो नहीं पुटअप होता, उसमें हर कोई अपनी जुबान बोल रहा होता है और अपनी एंटिसिपेशन होता है, बीच में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें होना मेरे नजदीक फोरगॉन कंक्लूजन है, वो होनी ही होनी है। जमील साहब, आप क्या इस पे राय रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक जिस तरह इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स में 1% का इजाफा हुआ है, केओस सा है कि आगे द वर्ल्ड इज ऑन द एज कि आगे क्या होना है, ये फुल फ्लैज वॉर की तरफ मामला जा रहे हैं, क्या ये परसिस्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। स्टॉक के हवाले से ऑयल के स्टेटमेंट्स आई हैं, कंसर्न है कि कीमतें बढ़ेंगी, पैनिक बाइंग हो रही है, या जो कोशिश करेंगे कोई स्पेकुलेटर्स फायदा उठाने के। गवर्नमेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए जमील साहब इस वक्त सूरत हाल को? दौरे हाजिर में एक रेडी वाले के पास भी सोशल मीडिया का एक्सेस है। जी। उसको अंदाजा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको अंदाजा है कि दुनिया में किस तरह ऑयल रिजर्व को खर्च किया जा रहा है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान कोई इससे एक्सेप्शनल तो नहीं है, और पाकिस्तान पे इसके रीजनल जो इश्यूज हैं उसका असर तो पड़ेगा। मसनूई तौर पर पाकिस्तान इसको कंट्रोल तो कर नहीं सकता है बेसिकली। तो पाकिस्तान को हकीकत पसंदाना तौर पर अपने प्राइस को डेली बेसिस पे अब तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इस तरह, आपने देखा कि कतर ने फोर्स मेजोर जो है इन्वोक कर दिया है अपने कुछ सप्लाई पर पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान जैसे और बहुत सारे मुल्क स्पॉट बाइंग पर गए हैं गैस को लेने के लिए, और उसमें जाहिर है बहुत महंगा पड़ा और पड़ रहा है। तो वो स्पॉट बाइंग में खरीदेंगे तो उसी हिसाब से बेचेंगे भी। तो लिहाजा कुछ चीजें नेचुरल हैं। हाँ, जो एक्सेसिव वे में लोग अपने कंटेनर लेके पहुंच रहे हैं और दूसरी जगह, उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा एक अवेयरनेस कैंपेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो नहीं रोका जा सकता, जाहिर है राशन बंदी करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, बहुत उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। तो लिहाजा इस हकीकत पसंद दुनिया में, जबकि हर शख्स को एक अंदाजा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, रीजन में क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से उसके क्या मज़मरात होते हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त जंग चल रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा जो रिसेंट अभी एक कंसर्न है वो ये कि रेड सी पोर्ट के हवाले से है कि ईरान ने यमन में हूतीस को कहा है कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूएस अटैक करता है तो वो रेड सी को बंद कर दें। इज इट पॉसिबल, पहले ये बताएं, और अगर ये होता है तो ये कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन एनर्जी सप्लाई चेन पे आ सकता है इसका? मजीद इसको कर देगी, क्योंकि देखिए जो याम्बू से सऊदी अरब से और जो फुजेरा से निकलता है, जो सप्लाई लाइन निकलती है वो भी तकरीबन 7-8% बन जाती है, तो वो मजीद कम हो जाएगी। तो पहले से 20% और उसमें मजीद मिला दें 7 से 8%, तो वो मजीद सप्लाई कम हो जाएगी रेड सी की तरफ जो जाती है। और यस, होती के पास, मैं यमन में खुद तैनात रहा, आप रहे तैनात में 3.5 साल तैनात रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। मुझे पता है कि जब चाहे वो, पहले 1923 में भी उन्होंने बंद कर दिया था बाबुल मंदाल को, और बाबुल मंदाल का टुकड़ा ही चौड़ाई उसकी 20 मील की तो चौड़ाई है उसकी, उसको बंद करना कोई मसला है ही नहीं। वो तो उसके उनके फायरिंग रेंज में है, जब चाहे उसको किसी जहाज को भी उसको मना कर सकते हैं गुजरने से, या तो इस लिहाज से वो यस, बाबुल मंदाल एक बहुत बड़ा चौक पॉइंट है। और ईरान जब चाहे होतियों को उसने इशारा किया और उसी दिन उसी घंटे में बंद हो जाएगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ईरान के पास और बहुत सारे तरीक़ाकार हैं इस पूरे खित्ते में। ईरान ने पिछले
बरसा बरस से अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, इन्वेस्टमेंट की है इस पूरे खत्े में, इस पूरे खलीजी ममालिक में। तो लिहाजा अगर ये बात बढ़ी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए कि फिर गुरिल्ला वारफेयर शुरू हो जाएगी। अगर ईरान को दीवार से लगाया गया तो पूरे खत्े में गुरिल्ला वारफेयर शुरू होना, कोई उसमें चमे की बात नहीं होगी। क्योंकि अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डायनामिक्स पूरे इलाके के बता दूंगा, पूरे खलीजी ममालिक में कहाँ कहाँ कितनी कितनी आबादी है जो ईरान से अपनी अकीदत रखती है और ईरान के कहने पर वो उसके प्रॉक्सीज को अनलीश कर सकते हैं। जी अच्छा, इसमें समरेश साहब आपकी तरफ आते हुए कि हमें इस्लामाबाद जो याददाश्त है मुफाहमती अमेरिका ईरान की, इसकी पासदारी के लिए कोई प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए अभी, या हम कर रहे हैं? समरेश, अगर हम ये कहेंगे हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ही वाज ऑन द फोर फ्रंट, सेंटर स्टेज पर आलमी एक्नॉलेजमेंट्स उनकी लीडरशिप को और यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तो पूरी दुनिया ने सराहा। इस वक्त अमन के क़याम के लिए या मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्या पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है समरेश साहब? देखिए, एज कम्पेयर टू द लास्ट फेज जिसमें कि ये अमन के लिए काबिश हो रही थी, इस वक्त एक्टिविटीज उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन ये है कि आई एम श्योर कि पाकिस्तान स्टिल फंक्शनिंग, स्टिल पुटिंग इन एफर्ट। कतर जो था पहले इक्वेशन में था, उसकी सिचुएशन अभी डिफरेंट है, बिकॉज उसके वेसल्स के ऊपर भी अटैक हुआ। उसने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं मजीद अब इस ये जो है सुलह सफाई के मामले में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन इसके साथ साथ तुर्की जो है वो मर्ज हुआ है एज अ रेलेवेंट कंट्री, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिसेंट विजिट थी उस पर काफी ज्यादा कुर्बतें बढ़ी तुर्की और अमेरिका में। तो तुर्की कैन बिकम अनदर यूजफुल कंट्री जो कि एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। तो जैसे आपने बातचीत की कि पूरी दुनिया इससे इम्पैक्ट हो रही है, अमेरिका का प्रेशर अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर होगा। तो उसी गाप में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और तुर्की एंड इवन इजिप्ट मिल के ये काबिशें कर सकते हैं कि दोबारा से इनको निगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए, ताकि ये अपने रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ बातचीत करें। दोनों साइड अभी इस वक्त बहुत उनके हार्ड स्टांसेस हैं और बड़े अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि अभी हमारे सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे आप कह रहे हैं कि कोशिशें हो रही होंगी दोनों साइड्स को मनाने की या किसी तरह से किसी एग्रीमेंट की तरफ लाने के लिए। अब देखिए ना, अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो आपके फील्ड मार्शल है, ही वाज इन तुर्की जी, और आपके प्राइम मिनिस्टर कंडोलेंसेस पे कतर गए थे। तो ये एक्टिविटीज डेफिनेटली इन्हीं की साइडलाइन पे बातचीत हो रही होती है, और आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये अभी भी ये प्रोसेस जारी होगा। ठीक है। और आप क्या समझते हैं, ये जो इस्लामाबाद MOU है इसको कोलैप्स से बचने के लिए पाकिस्तान क्या किरदार इस वक्त अदा कर रहा है? प्रोएक्टिव है पाकिस्तान, क्या बैक चैनल है, फ्रंट पर है, क्या नजर आ रहा है आपको जिमी साहब? कल की बात है, लैरी जॉनसन एक बहुत बाखबर किस्म का एक एनालिस्ट है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उसने बता दिया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और साथ में अर्दगान साहब ने मिलकर बात की है डोनाल्ड ट्रंप से इसी मामले को डी-एस्केलेट करने के लिए। और आज JD वैंस के बाद तो और बात वाज़ेह होकर आ गई, जो हम आपके चैनलों पर और बहुत सारी जगहों पर हम गुफ्तगू करते रहे हैं कि इजराइल स्पॉइलर तो अभी नो वन लेस देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैव रियली डिस्क्राइब इट हाउ दे आर ट्राइंग टू कहते हैं कि दे आर ट्राइंग टू रियून इट अप एकदम पूरे टॉक्स को। तो जब एक तीसरे फरीक का खुल के सामने आ गई है बात, तो अब उसमें जो R4 कंट्रीज हैं, खासतौर पर R4 से मुराद तुर्की उसमें शामिल है, उसमें सऊदी अरब शामिल है, इजिप्ट शामिल है, पाकिस्तान, ये R4 कंट्रीज बिल्कुल राब्ते में है। और चाइना तो खैर जाहिर है, पाकिस्तान जब भी इस किस्म का इनिशिएटिव लेता है चाइना को हमेशा लूप में रखता है, कंसल्टेशन में रखता है, चाइना का इंटरेस्ट भी है। इजराइल स्पॉइलर है, ये किस हद तक, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इजराइल कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट भी कर सकता है ट्रंप पे, डोनाल्ड ट्रंप की सदर पे। किस हद तक ये स्पॉइलर जो है क्या कितना डिटोरिएट करने के लिए जो है इकदाम कर सकता है, क्या आपको लगता है जिमी साहब? इस चीज को समझने की जरूरी है कि थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके ये देखें कि 1897 से लेके अब तक इजराइल का एक जो प्लान है वो ये है कि जितनी ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया जाए, एक्सपेंशन जितना किया जाए, जिसको ग्रेटर इजराइल कहते हैं, और अपना तसल्लुत कायम किया जाए। उसके लिए उनको जो भी हरबा अख्तियार करना पड़ेगा,
और फिर जो भी रेजिस्टेंस उनके सामने है, देखिए 7 ममालिक पर तो उन्होंने हमला किया है पिछले 1.5 सालों में, और अब सिर्फ एक ईरान रहता था, उसकी प्रॉक्सीज को अदमुआ कर दिया है, और अब ईरान सिर्फ सामने रह गया था। जो बची कुची उसकी ताकत है उसमें वो चाहता है कि ईरान को बिल्कुल हमेशा के लिए इस नहज पर पहुंचा दिया जाए कि ईरान कभी आंखें न दिखला सके, और तो कोई बीच में कोई मुल्क ही नहीं है वो ऐसी कंट्रीज में जो खास तौर पर खलीजी ममालिक में और अरब ममालिक में, तो लिहाजा उनका मसला हल हो जाता है। तो उसके लिए वो असैसिनेशन करना पड़े या कोई और काम करना पड़े, इजराइल बहुत सारे असैसिनेशन पहले भी कर चुका है, तो वो हर उस सर्वे को अख्तियार कर सकता है अपने मामलात, अपने जो है अज़ाइम को पूरा करने के लिए। वाज़ेह रहे कि फ़लस्तीन की ज़मीन 78% इजराइल कब्जा कर चुका है, सिर्फ 22% फ़लस्तीनियों के पास रह गई है, वेस्ट और गाज़ा मिला के उसको भी कब्जा करना चाहता है। तो उसके कोई अज़ाइम ढके छुपे तो है नहीं, नाइल से लेके और यूफ्रेट तक वो कहता है ये हमारी ज़मीन है सारी, और ये उनको उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक ये सारी ज़मीन उनकी है, इजराइल की। तो उसके लिए जो हरबा अख्तियार करना चाहता है उसको करेगा, और आइंदा भी इसको जारी रखेगा। इजराइल ने तो कह दिया है कि हम भी तैयार बैठे हुए हैं दोबारा हमला करने के लिए ईरान पे, और वो जिस वक्त उसको मौका मिलेगा, जिस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप को कायल कर लेगा, जिस तरह के पहले कायल करता रहा है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी हिम्मत दिखाई है उस प्रेशर की वजह से जो उसकी अपनी कंट्री में बॉटम्स अप प्रेशर यानी ग्रास रूट प्रेशर पड़ रहा है, और आइंदा आने वाले इलेक्शन का, जिसकी वजह से थोड़ा सा खड़े हुए। और मस्बत बात आज थोड़ी सी ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह तारीफ भी की है कि जी अब मेरे ग्रेटिट्यूड यानी मेरी बहुत शुक्रिया के अंदाज में कि एक अमेरिकन सिटीजन को ईरानियों ने रहा कर दिया है। और दूसरी इसमें मस्बत बात ये हुई है कि लेबनान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी सूरत भी इजराइल की फोर्सेज अब विड्रॉ होना शुरू हो जाए, और साथ में लेबनीज फोर्सेज उसको पायलट जोन से ये करना शुरू कर दें, उसको टेक ओवर करना शुरू करें। ये दो बातें बड़ी कलीदी हैं जिसकी जो मस्बत हैं, और साथ में कहीं भी ये इंडिया नहीं मिला है कि जिससे कि ये अंदाजा हो कि बिल्कुल ही टोटली शेल्फ हो गया है MOU, और टोटली डील आइंदा हो ही नहीं सकती। आज के जेड इवेंट्स के बाद ये बात मजीद पुख्तगी के समझ आती है कि वहाँ की एक कसीर पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है कि डील हो जाए, और ईरान की जैसे आपने शुरू में कहा कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते दुनिया के एक और हम प्रोलॉन्ग करें इस जंग को। एक ब्रेक के बाद आते हैं, एम्बेसडर जमील साहब और समरेज साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। समरेज साहब, आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, अहम तरीन सवालात इस जंग के हवाले से क्या मुस्तकबिल में खदशात हैं, तमाम जो आलमी मईशत है, तवज्जो है पूरी दुनिया की, वो मरकूज़ है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है, क्या ये एक फुल फ्लैश वॉर की तरफ मामला जा रहे हैं, या फिर एक टेम्पररी फ्लेयर है जो कि थोड़े दिन में इस पर ठंडा हो जाएगा। ये टेस्ट है नर्व्स का। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात। आखिरकार आलमी अमन के हवाले से मुस्तकबिल को जो ख़तरात हैं, ये जो याददाश्त है इस्लामाबाद में अमरीका ईरान, इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? ये क्या एक टेम्पररी फेज़ है या ये फुल फ्लैज वॉर पे कन्वर्ट हो सकता है? ये जो MOU याददाश्त है इसकी लॉन्गिविटी पे क्या सवालात हैं? ये कितनी परजिस्ट कर सकता है? क्या ये कोलैप्स कर गया है या ये अभी भी मौसर है, काबिल अमल फ्रेमवर्क है, जिस तरह पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है? पाकिस्तान की हिकमत अमली यहाँ से क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, इस पर ही बात करते हैं। समरेज साहब, मैं मेजर जनरल समरेज साहिब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं और एम्बेसडर जमील अहमद साहब साथ मौजूद हैं। समरेज साहब, हमारे जो इंटरनल डायनामिक्स हैं, टेररिज्म के चैलेंजेस हैं, बलूचिस्तान में ऑपरेशन और फिर खैर पख्तूनख्वा के, तो ये इस पूरी डायनामिक्स को सामने रखते हुए अफगानिस्तान इस पूरी सूरत हाल में जो अटेम्प्ट्स हैं इजराइल के एज ए स्पॉइलर, और फिर यहाँ पर इंडिया है, अफगानिस्तान है, इस खित्ते पे असरात क्या देखते हैं मुमकिन तौर पर, और हमारी हिकमत अमली इस बारे में क्या होनी चाहिए? समरेज साहब साथ है हमारे? समरेज साहब जी, अच्छा, समरेज साहब से राब्ता मौजूद है। जमील साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जमील साहब साथ मौजूद हैं, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी, एम्बेसडर आप बताइए कि जो इंटरनल डायनामिक्स हैं ऑपरेशन बलूचिस्तान में, खैर पख्तूनख्वा के हालात हैं, तो ये जो इजराइल का जो कोशिश है टू स्पॉइल दिस इस्लामाबाद MOU,
ये इसके मुमकिन असरात अफगानिस्तान, इंडिया, क्योंकि ये सब है तो एक ही ना, क्या आप देखते हैं अमन के हवाले से, इस खित्ते के अमन के हवाले से, इस इलाकाई अमन के हवाले से? ये बड़ी अहमियत वाली बात आपने पूछी है। जी। इसका तनाजुर है जियोपॉलिटिकल मामलात से। इसमें एक एंगल नहीं है, इसमें एक से ज्यादा एंगल है। इजराइल तो यकीनन चाहेगा कि पाकिस्तान को, जो कि मीडिएटर भी है, और पाकिस्तान इस वक्त वाहिद एक तवाना मुल्क है, एक कवी मुल्क है, एक अहमियत वाला मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है, जो कि किसी वक्त भी खड़ा हो सकता है मुस्लिम दुनिया के लिए भी, और ओआईसी के ममालिक में भी सबसे अहम तरीन मुल्क है पाकिस्तान। तो वो तो उसको चाहेगा कि किसी तरीके से वो इस काबिल ना रहे कि मीडिएशन कर सके, ईरान को किसी किस्म पे कोई इससे फायदा हो सके, या इस रीजन को किसी किस्म का उससे फायदा हो सके। ये दुरुस्त है। आपको बलूचिस्तान के हवाले से आपने बात पूछी, डिस्टेबलाइजेशन के लिए मदरलैंड और फादरलैंड मिलके यकीनन डिस्टेबलाइजेशन में, इसमें कम से कम मुझ जैसे एनालिस्ट को कोई शक नहीं होना चाहिए कि यस, इजराइल इसमें इन्वॉल्व है, और इजराइल अपना इसमें इन्वॉल्व रहेगा। इंडिया पाकिस्तान में होने वाली ये जो खवारिज हैं, फितना हिंदुस्तान, आप समझते हैं इजराइल इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन इट, ये आप कह रहे हैं? मैं जिस तरह बता रहा था, अगर आपने मुझसे ये सवाल किया है कि यस, इजराइल पहले भी इन्वॉल्व रहा है कश्मीर के मामले में, वो अपने मदरलैंड को यानी इंडिया को मदद फराम करता रहा है। मार्का हक के दौरान जितनी खबरें आ रही थी, इजराइल ने पसे पर्दा रह के मदद की है, और अब भी इजराइल और मसाद मिलके एक दूसरे से मदद लेते हैं। और इस मामले में बलूचिस्तान हो या बाकी ऐसा कोई भी मामला हो जिसमें अफगानिस्तान के जरिए या किसी और जरिए से पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई कंपेन करनी है, तो इजराइल अज खुद उसमें एक नेचुरल पार्टनर बन जाता है इंडिया का। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे अकाबरीन को भी कोई शक नहीं है, और कम से कम मुझे ऐसे लोगों को तो कोई शक नहीं है इस मामले में। ये कुदरती सा एक एनालिसिस है, एक नेचुरल साहब, आपका इस पे तज़िया क्या होगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का किरदार है आलमी अमन के हवाले से, इसको सबोताज करने के लिए इजराइल चाहेगा कि एज अ स्पॉइलर पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम हो। तो ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, खैबर पख्तूनख्वा के हालात, या मुल्क में मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल, क्या आपको लगता है ये भी असरअंदाज हो सकती है? इजराइल पूरी कोशिश करेगा डिस्टेबलाइज करने की? एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। मेरे नजदीक इस वक्त एक ट्राइका बन चुका है। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ इजराइल है, जिनको मैं कहता हूँ इनग्लोरियस आइज। मुसलमानों के जो सबसे बड़े पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कश्मीर और पैलेस्टाइन, ये दोनों ममालिक काबिज है उसमें। और तीसरा जो इनमें लिंक शामिल हुआ है वो अफगानिस्तान है। तो इस वक्त एक ट्राइका बन चुका है जो कि बरसरे पेकार है पाकिस्तान में ट्रबल और ये जो है केओस क्रिएट करने में। इजराइल के आपने कुछ अर्सा पहले आपने रिपोर्ट्स देखी थी कि जिसमें उनके थिंक टैंक्स में ये स्टडीज हो रही हैं कि कैसे हमने बलूचिस्तान में सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना है। और ये भी आपके इल्म में है कि रिसेंटली इजरायली डेलीगेशन गया इंडिया, और वहां पे अफगानी डेलीगेशन इंडिया में जाके उनसे मिला। तो ये तीनों ममालिक मिल के ये सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं। और मेरे नजदीक इसमें जो बड़ा इशू है राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूएस, उसका भी असर इसके अंदर शामिल है। बिकॉज यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है कि इस इलाके में स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी गोज इन फेवर ऑफ चाइना, इनस्टेबिलिटी गोज इन फेवर ऑफ यूएस। तो ये हमें चौकन्ना रहना होगा जमील साहब। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू फेस दिस क्राइसिस और ये जो सिवियर थ्रेट है? जमील अहमद साहब। ऑब्वियसली हमने अपने घर को देखना होगा पहले। घर के जो खदोखाल हैं उसमें जो जिस बेहतरी की ज़रूरत है उस बेहतरी को लाने में अपनी हर किस्म की कोशिशें और काविशें करनी चाहिए ताकि दुश्मन इसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। और दूसरा, यकीनन दुश्मन पर नजर रखनी चाहिए, और हमने रखी हुई है, और बड़े अच्छे तरीके से नजर रखी हुई है। लेकिन ये एक चैलेंज तो है। चैलेंज बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ से ईस्टर्न बॉर्डर, दूसरी तरफ से वेस्टर्न बॉर्डर, तीसरी तरफ से ईरान में डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिस ज्योग्राफी में मौजूद है उसकी वजह से, जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे अभी कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो मैंने भी जिक्र किया था, उसमें ये जो कंपटीशन है अमेरिका और चाइना का, उसका भी आंसर है। सी पैक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, BRI के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि सी पैक जो कि फ्लैगशिप सेगमेंट है BRI का, और गवादर जो कि ज्वेल है
BRI का और CPEC का, तो उसको भी ज़ाहिर है फ़ायदा होता है। इस लिहाज से ये ग्लोबल जो राइवलरीज हैं उसके मामलात में भी जिस ज्योग्राफी में हम बैठे हुए हैं उस ज्योग्राफी में ये बड़ी ताकतें उनका अपना ऐसा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में जब अगर कोई गड़बड़ होती है उसकी वजह से CPEC और BRI वो सब भी सैबोटाज होगा। चाइना जो कि 2030 तक दुनिया के माशी कुव्वत के साथ साथ अस्करी कुव्वत में भी पैरेलल अख्तियार कर जाएगा, स्पेस वेपनाइजेशन में सबकत ले जाएगा, बहुत सारे मामलात में AI में सबकत ले गया है और लेता जा रहा है। तो उस लिहाज से वो नहीं चाहेगा। लेकिन जिस ताकत के हाथ से जिस ताकतवर मुल्क के हाथ से ताकत जब खिसकती जाती है तो वो हाथ पांव मारता है। यही हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में जब ब्रिटिशर्स के हाथ से ताकत निकल रही थी जर्मन के हवाले से, यही हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, यही हुआ कोल्ड वॉर में। तो ये सिलसिला तो ये एक ऐसा अमर है कि जिसमें जो तकोदो का टाइम है जो उसमें जो इस पीरियड में वो हमारे ऐसे मुल्कों पर उसका असर पड़ता है और उस असर से हम गाफिल नहीं हैं, हम अपने आंखें खोली हुई हैं, लेकिन एक कुदरती अमर है, उससे नबरदाजमा होने के लिए हमारे रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, हमारी ताकत और कुव्वत इसमें लगती है, हमारी बाकी चीज़ों से तवज्जो थोड़ी सी हटती है। तो लिहाजा इजराइल तो चाहेगा कि ऐसा हो और उसके ऐसा करने से पाकिस्तान मेरा ख्याल है साहब जो इसमें सब में बड़ा हथियार होगा वो हमारी अफवाज को, हमारे जो शोहदा की तकरीम को, जिस तरह स्टेटमेंट्स आई रिसेंटली, और जो यहाँ पे हमने देखा कि अदम इस्तेहकाम सियासी या अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाना, हदफ बनाना, पूरी कोशिश यही है ना कि जो सब में स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन या यूनिफाइड इसने पूरी कंट्री को किया हुआ है उसको डिसमेंटल करके इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव्स और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली। जिमी साहब जी हाँ, देखिए कि अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, जो चीफ कैंपेनर था उसको इजराइल ने अपने हाथ में कर ली है। और ये तो हम नहीं ना, ये तो उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, जो कि आज की बात है। तो लिहाजा यस ऐसा होता है। और उस प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इसका असर और इसका इम्पैक्ट क्यों होगा, किस पर होगा। और इसे ये जो गुफ्तगू ऐसे वक्त पर, चाहे वो अपने लिहाज से, अपने जहन के लिहाज से, अपनी पार्टी के लिहाज से, हमारे कुछ पॉलिटिकल अकाबरीन अगर ये समझते भी हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर उसका अयादा करें वो कि जियोपॉलिटिकल हालात क्या हैं, दुनिया के हालात क्या हैं, दुनिया हमारे दुश्मन हमारी तरफ किस तरह देख रहा है, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो फिर वो अंदाज़ा हो जाता है कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा मौजूदा सूरत हाल में। इन चीज़ों को अकाबरीन तक पहुंचाने के लिए और बहुत सारे जराए हैं। इस वक्त जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं वो बहुत कठिन रास्ता है और हमें बड़े कठिन रास्ते में इस वक्त यूनिटी की बड़ी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ऐसे अनासर को जो कि अफवाज पाकिस्तान या रियासत को या हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट या मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनको बेनकाब भी करना होगा। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक इमेज एक्स। एम्बेसडर जमील अहमद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, जल समरे साहब का प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया। फॉर योर फीडबैक ज़रूर लिखिएगा, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।